देख के जवाब दे देंगे। हाँ चलो, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग मॉड्यूल 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल 2 का पीपीटी मैं अभी शेयर कर दूंगा सौरभ से, वो आप लोगों से शेयर कर देंगे। आज हम लोग मॉड्यूल 3 स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल 3 में बेसिकली हम लोग बैंकिंग और उसके कस्टमर में, बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं। बैंक में कौन कौन सी बॉडी है, जो मान लो कि रेगुलेटरी बॉडी ले लो, मान लो कि डिफरेंट जो सेगमेंट्स की बॉडी हो गई, तो वो कौन कौन सी बॉडी है जो इनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम करती है। ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक सेकेंड। ओके, सो पहला हम लोग जो आज सबसे पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल 3 इज ऑल अबाउट बैंकिंग। In this banking module, we have to basically learn about the bankers as well as customer relationship। आपस में दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप भी किस किस प्रकार का होता है। जब कोई एक एफडी बनवाता है तो क्या रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है, कोई फंड ट्रांसफर कराता है तो क्या रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों को इस मॉड्यूल में देखना है। इस मॉड्यूल के अंदर भी थोड़े मोड़े नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स को भी हमको अभी देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। हम लोग को पहले में पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम के बारे में। ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम कहने से मतलब है मेरा कि इसमें हम लोग जो बैंकिंग सिनेरियो है, इंडियन बैंकिंग सिनेरियो, उस बैंकिंग सिनेरियो का इजाद कैसे हुआ, जो मैं बेसिक हिस्ट्री आप लोगों को बताया था, उसी हिस्ट्री को रिपीट करना है। बट खाली हम लोग इसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे, थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानेंगे। एक सेकंड, एक क्वेश्चन है ना, वेट करना। ठीक है, तो उसका क्या हिसाब है, ये तीनों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो टाइप ऑफ कस्टमर है, कस्टमर किस किस टाइप के होते हैं बैंक में, एफडी कराने वाला, सेविंग अकाउंट खुलाने वाला, लोन लेने वाला। तो बैंकर और कस्टमर के बीच में फिर रिलेशनशिप क्या स्टेब्लिश होता है कस्टमर के टाइप के हिसाब से। पहले में हम लोग बैंकिंग सिस्टम की ब्रीफ हिस्ट्री जान गए, दूसरे में हम लोग टाइप ऑफ कस्टमर जान गए, तीसरे में बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद अकाउंट ऑपरेशन एंड कैश मैनेजमेंट सर्विस, जो एक बार मैं आप लोगों को शायद थोड़ा सा डील किया था कि सीएमएस सर्विसेज होती हैं करके। तो सीएमएस सर्विस क्या होती है, सीएमएस सर्विस कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग बेहतर से समझेंगे। फिर जो चेक होता है ना, चेक को क्लियरेशन सिस्टम के बारे में बताया था कि आप लोग को अभी बस ये पता है कि हम आज चेक लगाते हैं तो हमारे शाम को अकाउंट में अगले दिन शाम के 6 बजे तक हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। लेकिन अगले दिन शाम को 6 बजे तक हमारे अकाउंट में पैसे कैसे आते हैं, चेक क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सब वर्ड्स जो सुने हो, ये कैसे काम करता है। जितने भी प्रकार के बिल होते हैं, पेट्रोल पंप में लाखों लाखों रुपया आता है, अब उसको वो लाखों लाखों करोड़ों रुपया को लेके वो बैंक में जमा करने जाता है क्या, नहीं करने जाता। तो उसका कलेक्शन कैसे होता है, कमर्शियल बिल्स का कलेक्शन कैसे होता है, रेमिटेंस, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस, दो वर्ड है, फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए जो यूज होता है, ये सब कैसे होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में। 6वें में आप लोग सिंपल जो आजकल यूज सबसे ज्यादा हो रहा है, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट सर्विस, पेमेंट वॉलेट, गूगल पे, पेटीएम, ये सब जो आप यूज कर रहे हो, ये सब के बारे में समझेंगे। उसके बाद फ्रॉड क्या क्या हो रहा है बैंकिंग ऑपरेशंस में, और उन फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए कौन कौन सी विजिलेंस यूनिट बनाई गई है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं बैंकिंग की जो जितने भी प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं उनको बेसिकली रोकने का काम करती है। ठीक है, और 7वें में पढ़ेंगे बीसीएसबीआई, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, यानी कि बैंक में हर एक चीज को किस तरीके से करना है, क्या उसका टर्म्स एंड कंडीशन है, पैमाना क्या है, किस चीज को कब कहाँ ट्रांसफर करना है, वॉशरूम तक कितना क्लीन होना चाहिए, सिटिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए, अगर एक कैशियर काउंटर बना है तो उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए,
एसी कहाँ पे लगना चाहिए, हर चीज का बैंक में एक कोड एंड स्टैंडर्ड निर्धारित होता है। डिपॉजिट स्लिप का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, डिपॉजिट स्लिप में क्या लिखा रहना चाहिए। सो बीसीएसबीआई कौन है, वो कब आया, उसका जरूरत कब महसूस किया गया। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया में। अभी तक हम लोग जो 3 मॉड्यूल देख रहे हैं, 2 मॉड्यूल में हम लोग बेसिक बेसिक चीजों के बारे में पढ़े हैं। पहले में हम लोग क्या पढ़े थे, प्लीज बताओ तो आप लोग, अनम्यूट करो और बताते जाओ। चलो सर फाइनेंशियल सिस्टम्स, क्या क्या पढ़े हैं उसमें, बताओ, सब बताओ, एक जन नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ठीक, बाकी लोग, मैं वरना नाम से पूछूंगा और नहीं बताएंगे नाम ना तो फिर मैं कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़े थे, मर्चेंट बैंक के बारे में। मैं पूछ रहा हूँ। चलो काजल कोसले कौन है, अनम्यूट करें, आंसर दें। मैडम नहीं है क्या आप? जी अब बताइए क्या पढ़े थे फर्स्ट मॉड्यूल में। फर्स्ट में हाँ, याद नहीं आ रहा सर जी। याद नहीं आ रहा है। अच्छा, मॉड्यूल 2 में क्या पढ़े थे? उसमें तो ट्रेडिंग कैपिटल वाला, कैपिटल मार्केट और ये मॉड्यूल 2 में पढ़े थे। अच्छे से याद नहीं आ रहा सर जी किसमें पढ़े थे। तो ठीक है, पढ़ के आना, आप कल पूछूंगा तुमसे। तुषार यादव, अनम्यूट करो। यस सर। क्या क्या पढ़े थे भाई? जी सर, मॉड्यूल 1 में हम लोग पढ़े थे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, आपका मर्चेंट बैंकिंग जो है वो है, और क्रेडिट रेटिंग है। गुड। जी चलो सर। म्यूट कर लो। हेमा नायक, अनम्यूट करो। यस सर। क्या पढ़े थे मैडम मॉड्यूल 2 में? बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, डिपॉजिट अकाउंट्स, नॉन बैंकिंग प्रोडक्ट्स गुड एंड नॉन बैंक सर्विस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। गुड गुड, म्यूट कर लो। यस सर। भीम कुमार, अनम्यूट करो। जी सर। हाँ भाई, क्या पढ़े थे मॉड्यूल 2 में? और सर हम लोग बैंक के बारे में पढ़े थे, सेविंग बैंक, क्रेडिट अकाउंट, इस सब के बारे में। ठीक, गुड, म्यूट कर लो। साक्षी सिंह, साक्षी सिंह, अच्छा, शैलेश माहेश्वरी, हेलो। हाँ भाई। हाँ जी सर, तो बताइए। गुड मॉर्निंग। मॉड्यूल, गुड मॉर्निंग भाई, मॉड्यूल 1 में क्या पढ़े थे? हेलो हाँ हाँ, मॉड्यूल 1 में क्या पढ़े थे भाई? सर, वही कैपिटल मार्केट वगैरह पढ़े थे सर। और बस एक ही टॉपिक बोल रहे हो तुम लोग सब? सर वो है कि उतना पता नहीं सर, क्वेश्चन पूछोगे तो मनी शायद बता। मार्केट पढ़े थे, डेट मार्केट पढ़े थे, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एक बार ना हाँ ओवर थ्रू कर लेना, क्योंकि जब एग्जाम होगा ना, ऑल्दो आएगा तुम्हारा ऑप्शनल क्वेश्चन शायद, लेकिन इतना कुछ हो जाएगा ना तो माइंड कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए बहुत नॉमिनल है, आप लोग को जितना पीपीटी में पढ़ाया जा रहा है दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, आप लोग को बुक एक बार देख लेना चाहिए, बट अगर आप लोग इसको भी गो थ्रू कर लेते हो तो योर एग्जाम विल बी गोइंग गुड। सो एक बार प्लीज देखते रहो, अदरवाइज ना इतना कुछ हो जाएगा कि आप लोग को परेशानी मत हो जाए। मैं इसलिए इतना पूछ रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करें ना करें। सिम्मी कौन है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर। सिम्मी, सिम्मी नहीं कनेक्ट कर पाएगा, उसका आवाज नहीं आ रहा है, उसको शो नहीं हो रहा है। ठीक, चलो। सावित्री चौहान, नहीं है क्या सावित्री चौहान? चलो कोई बात नहीं।
सो प्लीज आप लोग जो भी हैं, जो सुन के भी आंसर नहीं कर रहे हैं या जो आंसर करे हैं, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 पढ़ लेना। आज मैं 2 का भी टॉपिक शेयर कर दूंगा, अदरवाइज एग्जाम के टाइम में आप ही लोग को दिक्कत जाने वाला है। ठीक है, इतना अच्छे से भी पढ़ के अगर एग्जाम अच्छे से नहीं जाएगा, क्योंकि डाउट मैं पूछता हूँ अगर नहीं है और एग्जाम बिगड़ा तो फिर दिक्कत है बाबा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है आप लोग को, अगर इस लाइन में घुसना चाह रहे हो तो। नाउ चैप्टर 1, आज जो हम लोग चैप्टर पहला देख रहे हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम क्या है, कैसे है, इस चैप्टर को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इस चैप्टर खत्म होते साथ क्वेश्चन करूंगा। ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कब आया, क्यों आया, कैसे आया तो फिर किस तरीके से उसको मॉडरेट किया गया, यूज किया गया, इंडियन इकोनॉमी के बेसिस पे उसको किस तरीके से एडजस्ट किया गया, पहले क्या था अब क्या, ये सारी चीजें हम लोग भाई इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द यूनिट वी विल स्टडी, ओवरव्यू पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम का, ये सब मैं बता चुका हूँ, दोबारा हो गया है, सॉरी। ठीक है, चैप्टर 1 में ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया में हम लोग को ये बताया था, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका था कि सबसे पहले भारत में जो बैंकिंग का जो वो हुआ एसेंट, पहले कौन सा सिस्टम, बार्टर सिस्टम चलता था, हम लोग डिस्कस किए थे उस दिन। कोई मेरे को बताएगा भाई बार्टर सिस्टम क्या होता है? सर एक सामान दे के दूसरे एक सामान सामान के लेना। बदले दूसरा सामान लेना, अदला बदली करना। वेरी गुड, सबको पता है। सो पहले क्या होता था ना कि जो बार्टर सिस्टम चलता था, लोग सामान के बदले एक दूसरे का सामान दे देते थे, ले आते थे। अब क्या होता था कि जितने भी टेम्पल्स थे भारत देश में, या जितने भी शेयर हाउस थे, या जिनके पास भी वेल्थ थे, यानी जो भी समृद्ध लोग थे, उन लोग को बैंक वैंक के बारे में कुछ नहीं पता था। उन लोग अपने पैसे घर में रखते थे। हैविंग सेड दैट, उन लोग बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते थे और उन लोग एज अ बैंकर रिएक्ट करते थे, एक्टिंग लाइक अ बैंकर, दे एक्ट लाइक अ बैंकर। बिकॉज पहले क्या होता था, जो बड़े आदमी लोग हैं, बार्टर सिस्टम के बाद बड़े आदमी लोग हैं, उसके पास लोग अपना सामान गिरवी रखवाते थे और जितने जरूरत का पैसा है ले जाते थे। गांव में ये सिस्टम आज भी चलता है, जो सेठ मारवाड़ी या धन्ना सेठ टाइप के जो बड़े लोग रहते हैं, उनके पास गांव के लोग अपना सोना को, जमीन को, जायदाद को गिरवी रखवाते हैं और जितना पैसा उनको चाहिए होता है उतना पैसा ले जाते हैं, ब्याज बट्टा का धंधा जिन लोग करते हैं। सो जो वेल्दी मर्चेंट और मनी लॉर्ड थे, उन लोग जनरली ये लेंडिंग, उधार देने का बिजनेस का काम को जनरली किया करते थे। जो पहला बैंक इंडिया में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, याद रखना, वाज अर्लीस्ट बैंक इन इंडिया, सबसे पहला बैंक है भारत देश में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वो कब आया? 18th सेंचुरी के लास्ट में आया, यानी 1880 1890 के आसपास में आया, है ना। उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1770 में, लेकिन जब उसको लाते लाते 1832 बन गया। उसका जो जन्म रख दिया गया था 1732 में, 70 में, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इसको बहुत ज्यादा वो किए। अब इसमें भी दो एरा है, एक प्री इंडिपेंडेंस एरा है, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है। प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब आजादी के पहले। 19th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो 3 बैंक का फाइनेंशियल ट्रेड के लिए इजाद हुआ। पहला हो गया वेस्ट बैंक ऑफ बंगाल 1809 सन में, जिसको बाद में बैंक ऑफ बंगाल को बैंक ऑफ कलकत्ता कर दिया गया 1806 में। जो नाम था ना बैंक ऑफ बंगाल का नाम था 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से, लेकिन 1809 में उसको फाइनली बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास, जिसको अभी चेन्नई कहते हैं, 1843 में। ठीक है, तो ये 3 बैंक थे। पहला था बैंक ऑफ बंगाल, बाद में आप लोग इन तीनों बैंक को आपस में मिलाए कि बैंक ऑफ बंगाल को मिला दिया, बैंक ऑफ मुंबई को मिला दिया, बैंक ऑफ चेन्नई को मिला दिया, तीनों को बनाए और उसको एज अ प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानते हैं। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से बैंक से मिलकर बना हुआ है। सिंपल आंसर है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास। या चेन्नई मत लिखना भाई, है मद्रास लिखना। सन 1934 में आरबीआई एक्ट की रचना हुई। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, आरबीआई एक्ट और आरबीआई दोनों में डिफरेंस है। आरबीआई एक्ट मतलब, एक्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का रूल, रेगुलेशन, धारणा, पॉलिसी। लेकिन उस पॉलिसी के तहत, आरबीआई एक्ट के तहत जो 1934 में आई, उसके तहत 1935 में एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अपन बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
जो सब बैंकों का बॉस है, सुपर बॉस है। भारत देश में जो सबसे बड़ा बैंक है, जो सारे बैंक को मॉनिटर करता है, इसके अलावा जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनको भी मॉनिटर करता है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, उनकी स्थापना हुई एंड इंपीरियल बैंक ceased to the banker to the government of India and instead become a agent of Reserve Bank of India transaction। अब इंपीरियल बैंक जो बोलते हैं, इंपीरियल बैंक को आज के डेट में SBI के नाम से जाना जाता है ना। इंपीरियल बैंक मेजर स्टेक होल्डर है, मेजर क्या कह सकते हैं, आपका पार्टनर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। 48 to 49% ऑफ काम गवर्नमेंट का RBI के बाद कौन करता है, तो वो करता है रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इसका हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा आज गूगल में अगर वक्त मिले तो। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 को इस्टेब्लिश किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। तो ये बात आप लोग को बेसिकली ये प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात है। इसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या हुआ, हम लोग का देश कब आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था? 1947। गुड। तो 1947 में हमारा गवर्नमेंट ने बैंकिंग व्यवस्था के बारे में थोड़ा सोचना चालू किया। क्यों सोचना चालू किया, थोड़ा कोई बताएगा? हम लोग इस पे बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। सर बड़े बड़े लोग अपने घर में पैसा रखते थे और बहुत ज्यादा मतलब लोगों को कहीं जाना पड़ता था बहुत दूर पैसे वो करने। गवर्नमेंट बैंक में आते हैं जैसे कि PNB, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ कर्नाटका, बैंक ऑफ इलाहाबाद, ये सब के सब आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है। जितने प्राइवेट सेक्टर बैंक है लाइक सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आपका JP मॉर्गन बैंक, आपका ICICI, एक्सिस, HDFC, IDFC, बंधन, ये जितने बैंक है सब प्राइवेट सेक्टर बैंक है। हाँ सॉरी, प्राइवेट सेक्टर बैंक में फॉरेन बैंक भी आते हैं, लेकिन फॉरेन बैंक का एक डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक है, फॉरेन बैंक इंडिया में कौन कौन से हैं? सर सिटी बैंक, गुड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ICICI बैंक। नहीं वो इंडिया का है मैम, 1993 सर 94 HSBC, वेरी गुड। हांगकांग संघाई बैंक ऑफ, और हाँ सर AU बैंक। AU, अरे AU तो इंडिया लोकल बैंक है भाई। JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ड्यूज बैंक है ना, गोल्डमैन एंड सेज बैंक, बहुत से बैंक है इंडिया में। ये सब क्या है, फॉरेन ऑपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, एक होते हैं रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक को भी RBI गवर्न करता है। ये रीजनल लेवल पे, जैसे जिला सहकारी बैंक वगैरह सुने हो ना, इन लोग रीजनल ऑपरेशंस करते हैं। क्यों करते हैं पता है? कि गांव में छोटे छोटे तबके पे विकास नहीं हो रहा है, छोटे छोटे लेवल पे घुस के इन लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को उनकी जरूरत, लोन, पैसा। अब भाई किसी को 50 किलोमीटर दूर में रहता है, आसपास कोई गांव नहीं, उसको पैसा लेना है तो कहाँ आएगा? बिलासपुर आएगा, 50 किलोमीटर ट्रेवल करके उसको आना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे लोकेशन, आजकल तो वैसे हर लोकेशन में बैंक मिल जाएगा तुमको SBI का, लेकिन ऐसे भी लोकेशन है जिसको रिमोट लोकेशन बोलते हैं, जहां पे मिलते नहीं। तो उन जगहों पे बैंक की स्थापना करना ये RBI का एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है अभी के टाइम पे। अब कोऑपरेटिव बैंक को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो शहर में नहीं मिलते। जितने शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स आप लोग देखते होंगे ये सब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। और एक होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को अपन जनरली क्षेत्रीय लेवल पे होते हैं, मतलब स्टेट लेवल पे होते हैं, और इसके साथ साथ छोटे छोटे लोकेशंस में भी होते हैं। रीजनल रूरल बैंक में जनरली ग्रामीण बैंक जो बोलते हैं ना, वो बैंक भी आते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, RBI का स्ट्रक्चर है। कैसे डिवाइड किया गया है, कौन काम कैसे हो रहा है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लो। मैं जैसा बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935, याद रखना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसका काम क्या है? सभी प्रकार के पॉलिसी बनाना, रूल्स बनाना, नियम बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, क्रेडिट पॉलिसी बनाना, ये सब काम जो सब चीज बैंक से रिलेटेड होती हैं, क्या वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है।
मॉनिटरी कंट्रोल करके क्या करता है, हम लोग जो पढ़े थे ना, रिजर्व रिपो रेट, SLR, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, डिमांड और सप्लाई, ये सब जो हम लोग पढ़े थे, ये सब चीज को मॉनिटर करके, ये सब क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब चीज को मॉनिटर करके देश की जीडीपी को और देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को एक प्रॉपर पेस में बनाए रखना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो कम करना, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई की दर, ठीक है। डिवैल्यूएशन, मनी का वैल्यूएशन करना, अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, कम हो गई तो कैसे। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। ये सारा काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरी टॉप मोस्ट अथॉरिटी है इंडिया की। अगर बैंकिंग की हम लोग बात करें तो इससे ऊपर या इससे सुप्रीम बॉडी मेरे को कोई और नहीं पता, ये इंडिया में इवन नहीं है। हाँ, सुप्रीम बॉडी अगर कह सके तो इवन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले क्लासेस में, अगर चाहें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना रूल्स रेगुलेशन इंपोज कर सकती है, और वही भर एक बॉडी है जो इसमें चेंजेस ला सकती है। दूसरा जो है आप लोग का रीजनल रूरल बैंक। देखिए, रीजनल रूरल बैंक को रिकमेंड किया गया था नरसिम्हन कमेटी में। नरसिम्हन कमेटी मतलब जब बजट वगैरह पेश होती है ना, वैसे बीच बीच में कमिटीज बैठती हैं। उस कमेटी के तहत एक नरसिम्हन कमेटी था। नरसिम्हन कमेटी में रीजनल रूरल बैंक को सेटअप किया था 1975 में, ठीक है। अंडर एक्ट RRB were set up in the 1975 under the Regional Rural Act 1976 were established to permitted and branches within a notified area। इन्होंने क्या किया, रीजनल रूरल बैंक से समझ जाओ कि ग्रामीण बैंक जनरली होते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक होता है 50% तक, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक होता है 15% तक, और जो मतलब जो स्पॉन्सर करते हैं कमर्शियल बैंक मतलब कौन से कमर्शियल बैंक होते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक नहीं होते, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक होते हैं। रीजनल रूरल बैंक का बेसिकली स्थापना करने का मतलब ये है कि ग्रामीण तबके में जो छोटे छोटे बैंक जो जगह हैं, छोटे छोटे गांव हैं, या ग्रामीण बैंक क्या काम करता है। ग्रामीण बैंक में कोई तुम शहरी एकदम अर्बन क्लास आदमी को जाते देखे हो क्या? नहीं, वहां गांव के लोग जाते हैं, या थोड़े वैसे तबके के लोग जाते हैं जिन लोग जनरली, अच्छे लोग भी जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण बैंक की पॉलिसीज एक से एक होती है। बहुत सस्ते में लोन मिल जाता है, क्योंकि वो भला करने की नियत से स्टार्ट किए गए हैं। कोई भी चीज अगर स्पॉन्सर्ड है, सब्सिडाइज्ड है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसको फंड मिला है, तो वो भला करने की नियत से चालू किया गया है। तो वैसे ही रीजनल रूरल बैंक को डाला गया है लोकल एरियाज को कवर करने के लिए, रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लघु उद्योग को, लघु व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, इन सब चीजों के लिए रीजनल रूरल बैंक्स का स्थापना किया गया है। रीजनल रूरल बैंक आजकल फंक्शनल इफेक्टिव कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है have not functioned effectively, पहले नहीं किए हैं, लेकिन now आजकल गवर्नमेंट is giving us so much attention to the regional rural banks because they are providing a large amount of fund for the development of this regional rural banks, ठीक है। so regional rural बैंक में ये है। तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को मैं बता दे रहा हूं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की रचना कब हुई? 1912 में हुई। उसके तहत सन 1965 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत आपका कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना की गई है, ठीक है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो रूल्स बनाए, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। इन दोनों के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज की रचना की है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं? आप लोग धान देखे होंगे, धान का पैसा मंडी कहाँ जाता है? सोसाइटीज में जाता है ना, जिसको सोसाइटी में गया है, जिसको पर्ची में बेचते हैं धान को, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत
इन सब चीजों को करा जाता है। वैसे ही डेली रोजमर्रा की लाइफ में जैसे कि मान लो यहाँ बृहस्पति बाजार के पास देखे होगे जिला सहकारी बैंक है, जो भी सब्जी वाला है, फल वाला है, दूध वाला है, डेली की इनकम को क्या, इन लोग क्या करते हैं, डेली इनकम को लेके जाते हैं, वहां जमा कर देते हैं, 4 पैसा उसमें रखते हैं और उसके बाद उसको सेल आउट कर मतलब निकाल लेते हैं। इनको डिपॉजिट ज्यादा मिल जाता है, मतलब जैसे कि हम लोग अगर 6% ब्याज देंगे ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला 7% ब्याज देगा। हम लोग लोन, छोटा लोन नहीं देते, भारी सारा दस्तावेज डॉक्यूमेंट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लोग इतना दस्तावेज और डॉक्यूमेंट नहीं करते। इन लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन इन लोग इजिली लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। क्योंकि अब एक बात बताओ, कोई सब्जी बेचने वाले के पास क्या ITR होगा? क्या नहीं होगा। क्या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा या कोई सैलरी स्लिप होगा? क्या नहीं, क्योंकि वो तो डेली कमा रहे हैं, डेली पैसे ला रहे हैं घर पे, व्यापारी हैं एक प्रकार से। सो उस कंडीशन में हम लोग बड़े बैंक्स लोग का नौटंकी ज्यादा रहता है, देते नहीं, हर चीज डॉक्यूमेंट वैलिड प्रूफ चाहिए। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, रीजनल रूरल बैंक हो गई, इन लोग सब क्या करते हैं, उन चीजों को, चलो ठीक है आप पर्टिकुलर हर डे अपना वो करो। बहुत लोग समूह बनाए रहते हैं, महिला लोग गांव में समूह बना के सब लोग 100-100 रुपया जोड़ते हैं, हफ्ता के हफ्ता उसको ले जाके जमा करते हैं। उसके बदले में अगर किसी एक महिला को लोन की आवश्यकता पड़ गई तो कल के डेट में एक महिला ले सकती है। तो ये सब फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स में प्रोवाइड की जाती हैं। और शहरी क्षेत्रों में जो खुलता है उसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो खुलता है उसको रूरल कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। मकसद सबका एक ही है, लोअर तबके का और जो डे टू डे एक्टिविटी से नहीं जुड़ पा रहे हैं बैंक के, उन लोगों का भला करना। तो ये हो गया कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को समझना है, कोऑपरेटिव लेवल पे सबसे ऊपर लेवल पे जो आपका होता है कोऑपरेटिव बैंक, अपेक्स लेवल मतलब टॉप लेवल पे, वो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, SCBs बोलते हैं जिसको। उसके अंतर्गत फिर CCBs होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये अपेक्स बॉडी नहीं है, इंटरमीडिएटर बॉडी है। ऑल्दो इसका नाम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, बट दिस ऑल कम्स अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दिस इज ऑल मॉनिटर्ड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। एंड जो विजिलेंस लेवल होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, PAC। अब समझना, मैं इसको अब इस जो ये डायग्राम है इसको उल्टा कर दो। सबसे पहले एक विजिलेंस बॉडी होगी, ठीक है। विजिलेंस बॉडी का काम क्या रहेगा, रूल्स रेगुलेशन जो RBI ने और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत फॉर्मुलेट किए हैं, उनको देखना कि ये रूरल रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन लोग सही से तो काम कर रहे हैं कि नहीं, ग्रामीणों का या लोअर तबके का भला हो रहा है कि नहीं। विजिलेंस बॉडी को PAC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को नाबार्ड से, नाबार्ड सुने हो कि नहीं सुने हो? नाबार्ड से बहुत पैसा मिले रहता है समाज का भला करने के लिए, ठीक है। वैसी इनके बाद ये विजिलेंस मतलब देख रेख करना। उसके बाद बीच में आ जाएगी सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो दिल्ली लेवल पे सेट की गई है, जो पूरे सेंट्रल के अंदर ही तो स्टेट्स आएंगे। सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर छोटे छोटे जो डिफरेंट भारत में स्टेट्स हैं वो आ जाएंगे। और स्टेट लेवल पे सबसे प्राइमरी बॉडी कौन सी हो जाती है? स्टेट। आप इस सर्कुलर डायग्राम, सॉरी ट्रायंगल डायग्राम को आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। अगर स्टेट लेवल पे बात किया जाए तो सबसे पहले स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट के अंदर भी 2 होते हैं, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं और एक क्या होते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। तो विजिलेंस बॉडी जो देखरेख करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देती है। सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लाइसेंस बांटती है। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी RBI के साथ बातचीत करके अर्बन और रूरल ब्रांचेस खोलती है। तो ये इसका मेन कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्रेडिट स्ट्रक्चर कैसा है? 2 सेगमेंट में इसको और बांटा गया है, एक एग्रीकल्चर क्रेडिट है, एक नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट है। अब मेरे को कोई ये बताएगा कि क्रेडिट से मतलब क्या है यहाँ पे? सर लोन। वेरी गुड। तो लोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। एग्रीकल्चर क्रेडिट और नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर यानी जो किसान लोन मिलता है, किसान योजना, KCC बोलते हैं जिसको, किसान क्रेडिट योजना, उसके तहत जो मिलता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट में ये जो ये वाला पोर्शन है आप लोगों का, एक मिनट, जो इधर का पूरा पोर्शन है ये एग्रीकल्चर चीजों के लिए है।
यानी क्या क्या मिलता है एग्रीकल्चर के लिए? शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन मिल सकता है, लॉन्ग टर्म लोन मिल सकता है। अब शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन कौन देते हैं? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देते हैं। किससे अप्रूवल लेके देते हैं? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से अप्रूवल लेके देते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म लोन कौन देता है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देता है। प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट, किसी को जमीन का विकास करना है तो उसके लिए देते हैं। फिर उसके अंदर फिर 3 ठो और है, फार्मिंग के लिए देते हैं, लार्ज साइज एग्रीकल्चर के लिए देते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर। तो ये सब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रक्चर है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर कहां कहां से कितना कितना लोन कैसे मिलता है। नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट है, मतलब आपको व्यवसाय करना है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि छोटा मोटा, जैसे कि मैं 2-3 दिन पहले ही हम लोग के बैंक में एक पर्सन आए थे, कह रहे थे कि भैया मेरे को अपना एक सैलून डालना है, सैलून डालने के लिए लोन चाहिए। हम लोग बोले कि भैया तो गवर्नमेंट का कुछ योजना के तहत मिल सकता है क्या? हम लोग बोले कि भैया नहीं मिलेगा। कितना रुपया चाहिए? 1 लाख रुपया चाहिए। बहुत नॉमिनल अमाउंट चाहिए था हमको, लेकिन हम लोग नहीं दे सकते थे क्योंकि हमारा बैंक अलाउ नहीं करता। प्राइवेट बैंक में सब, उनको हम सीधा बोले भैया आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले जाओ या कोई कोऑपरेटिव बैंक में चले जाओ, वहां आपको कोई ना कोई योजना के तहत लोन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं रहती हैं जो इनके डेवलपमेंट के लिए समय समय पे ऐसे प्लान्स निकालते रहती हैं। उन टाइप की चीजें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, उन टाइप की सारी चीजें हमारा किस में आती हैं? ये नॉन इसमें आती है, नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट में। ठीक, उसके एग्रीकल्चर अर्बन से भी मिल सकता है, रूरल से भी मिल सकता है। सो कोऑपरेटिव रीजनल रूरल बैंक का बेसिक मोटिव होता है ग्रामीण लोअर तबके का विकास करना। ठीक है, सो टिल टुडे हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ये बैंक्स कस्टमर कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि न्यू टॉपिक है और आज टाइम उतना नहीं बच पाएगा लास्ट में। अब किसी का कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। सर हाँ मैम। सर आपने वो बताया था ना, बैंक ऑफ बंगाल और को कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तीनों को मिला के कौन सा बैंक बना था? एक बार नाम बता देंगे? प्रेसिडेंसी बैंक, ये मिल जाएगा आपको स्लाइड। प्रेसिडेंसी बैंक जी, थैंक यू सर। ये प्रेसिडेंसी बैंक। और किसी का कोई क्वेश्चन? केसीसी लोन क्या है? सर कॉर्पोरेट लेवल पे आपने ये जो वो बताया था ट्रायंगल शेप में, केसीसी लोन, अच्छा हाँ पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। सर कॉर्पोरेटिव बैंक वाला, तो सर उसमें स्टेट के नीचे सेंट्रल क्यों आया? सेंट्रल तो ऊपर में रहना चाहिए मैम ना, वो सेंट्रल आप दोनों तरीके से उसको देख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ऊपर से भी समझाया नीचे से। देखिए सबसे पहले विजिलेंस यूनिट आती है। विजिलेंस यूनिट मतलब जो देख रेख करती है, सारा चीज को मॉनिटर करती है ना। उसके बाद आपकी सेंट्रल अथॉरिटी आती है। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाती है। तीसरी, सेंट्रल अथॉरिटी ही लाइसेंस प्रोवाइड करती है स्टेट अथॉरिटी को कि आप अर्बन और रूरल ब्रांचेस खोलने के लिए आप बात करो। ये हो गया डाउनवर्ड लेवल। अगर अपवर्ड लेवल की ओर मैं जाऊं, अगर छोटे तबके से अगर ऊपर जाना है, आपका स्टेट लेवल पहले आएगा। वो किससे बात करेगा? सेंट्रल लेवल से बात करेगा। इंटरमीडिएट लेवल उसके लिए सेंट्रल डायरेक्ट पीएससी से तो बात कर नहीं लेगा, उसके बाद पीएससी आएगा। तो आप उसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। केसीसी होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसी का क्वेश्चन था किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड मतलब भाई क्रेडिट कार्ड हम लोग को मिलता है ना, क्रेडिट कार्ड हम लोग बैंक से लेते हैं ना, वैसे ही किसान क्रेडिट कार्ड सर्विसेज होती है। मतलब आपको एक बना के लोन दे दिया जाता है, 4 साल 5 साल के लिए लोन बना के दे दिया जाता है। आपको ब्याज बहुत कम लगता है। आपको तब पैसा चुकाने बोला जाता है जब आपके पास पैसा आ जाता है, आप कुछ कमाने लग जाते हैं। उसके बाद या आपके धान जब बिकता है, कटता है, फसल कटने के बाद पैसा आता है। सो ये गवर्नमेंट की नई स्कीम है जो जनरली केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लोन बांटने का एक व्यवस्था है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर हायर परचेसिंग को एक बार समझा दो ना थोड़ा सा शॉर्ट में। हायर परचेसिंग? हाँ सर। अभी भाई वो तो कब पढ़े थे हम लोग, तुम पढ़ के आना कल, मैं तुम्ही से पूछूंगा, मैं नहीं समझाऊंगा। और कोई? सर नेशनल सेविंग स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखिए नेशनल सेविंग स्कीम एंड नेशनल सर्टिफिकेट में अंतर ये है, नेशनल सेविंग स्कीम में बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोलती है ना, पॉलिसी एक ही है। एक में एफडी टाइप का रिटर्न मिलता है, आपको एक मुश्त एफडी बना के आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है।
समझ रहे हो, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। एफडी में हम लोग क्या मिलता है, एफडी सर्टिफिकेट। सेविंग स्कीम में आप रोजाना जाओ, 100 रुपया जमा कर दो, 50 रुपया जमा कर दो, हफ्ते हफ्ते जाके जमा कर दो, अपनी नीड और जरूरत के हिसाब से आप उसमें मंथली, ईयरली, क्वार्टरली मोड में डिपॉजिट्स कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल सेविंग एंड सर्टिफिकेट। सर उसको रिकरेंट डिपॉजिट बोलते हैं ना सर? रिकरिंग डिपॉजिट भी आता है भाई। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है ना, आप मंथली के अमाउंट में, इंस्टॉलमेंट्स में जमा कर सकते हो। तो इसमें हमेशा याद ये रखना तुम कि एफडी से रिकरिंग डिपॉजिट में ब्याज हल्का सा 0.5 पैसा 1% के आसपास का डिफरेंस या कम होता है। क्योंकि देखो एफडी में तुम एक मुश्त पैसा देते हो, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में कैसे देते हो, मंथली देते हो। तो एक मुश्त दे नहीं रहे हो, तो इंटरेस्ट भी इसलिए एक मुश्त नहीं मिलता, कम मिलता है थोड़ा सा। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर नॉन शेड्यूल्ड बैंक को एक बार और बता दीजिए। नॉन शेड्यूल्ड बैंक को नॉन कमर्शियल बैंक, जैसे कमर्शियल बैंक कौन है, जितनी भी तुम बैंक देखते हो अपने आसपास, दैट ऑल आर कमर्शियल बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन गवर्न करते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक में कौन से आ गए, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं, इनके रूल रेगुलेशन अलग होते हैं, इनकी टाइमिंग अलग होती है, इनके नियम कानून अलग होते हैं। सो ये सब नॉन कमर्शियल बैंक में आते हैं, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और कुछ भाई? नहीं आ रही आवाज यार, कट रहा है। सौरभ? ठीक है फिर अभी, हाँ ठीक है, कल पूछ लेंगे, कोई डाउट हो तो। ठीक है, चलो ठीक।